नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलेगी रुकी हुई सैलरी। हरियाणा में कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष नियुक्त किए, हाईकमान ने लिस्ट जारी की। इसमें 32 नाम, संतोष बेनीवाल इकलौती महिला। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी सौगात, वेतन में होगी इतने प्रतिशत वृद्धि। हरियाणा स्वास्थ्य महानिदेशक पावर बढ़ी, नोडल अधिकारियों का ट्रांसफर व पोस्टिंग कर सकेंगे। पीएम फसल बीमा से जुड़े किसानों को बड़ी सौगात, अब 31 अगस्त तक करवा सकेंगे आवेदन। यूट्यूब के एक वीडियो ने बदली किसान की दुनिया, आज अमरूद की खेती से कमा रहे महीने के लाखों रुपए। हरियाणा में खिलाड़ियों को डाइट भत्ता और कोच का मानदेय बढ़ाने की तैयारी। खाप पंचायतें पूर्व राज्यपाल मलिक को भारत सम्मान देंगी। दादरी में पंचायत कर कहा, उत्तर भारत की खापें होंगी एकजुट, सरकार की आलोचना की। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट अगले महीने से शुरू होने जा रही है। रिपोर्ट में दावा, भारत ने एयरलाइन कंपनियों से तैयारी करने को कहा, कोरोना काल से बंद है। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की धमकी, जामनगर रिफाइनरी को उड़ा देंगे। अमेरिका में कहा था, हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की सक्रियता एक बार फिर से देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से मानसून की टर्फ हिमालय की तलहटे की ओर बढ़ी थी, लेकिन अब वह नीचे से खिसककर हरियाणा की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में बरसात की संभावना बनी हुई है। उत्तरी हरियाणा में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को पूरे प्रदेश में अच्छी खासी बरसात होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में मंगलवार 12 अगस्त को 10 जिलों में बारिश हुई है। अंबाला, कैथल, पानीपत, यमुनानगर और फरीदाबाद में तेज बारिश हुई, तो वहीं करनाल, सोनीपत, जींद, पलवल और चरखी दादरी में बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि 13 अगस्त को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल में 50 से 75% बारिश, तो वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में 25 से 50% बारिश की संभावना है। वहीं जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में 0 से 25% बारिश के आसार जताए गए हैं। इसी तरह 14 और 15 अगस्त को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदनलाल के अनुसार यह बारिश फसलों के लिए लाभकारी है, लेकिन कीटों से बचाव के लिए निगरानी जरूरी है। चरखी दादरी में सरोखाप पंचायतों ने पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सत्यपाल मलिक के अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान नहीं देने पर नाराजगी जताई। वहीं खाप ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए इसे एक अकल्पनीय अपमान बताया। साथ ही निर्णय लिया कि उत्तर भारत की खाप पंचायतों द्वारा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भारत सम्मान दिया जाएगा। इसके लिए सभी खापों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं खापों ने सभी पार्टियों से सार्वजनिक पदों पर रह रहे लोगों को सम्मान देने के लिए नियम बनाने की भी मांग की। दादरी के धर्मशाला में सरो खापों की पंचायत फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट की अध्यक्षता में आयोजित हुई। पंचायत में फोगाट खाप के अलावा सांगवान खाप, शोरान, हवेली, अठगामा, चिड़िया व सतगामा के अलावा किसान और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। पंचायत में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान खाप प्रतिनिधियों ने सत्यपाल मलिक को अच्छा राजनेता के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति बताया। फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने बताया कि सत्यपाल मलिक ने किसानों के अलावा खिलाड़ियों व जनहित के लिए अनेक कार्य किए। अब उत्तर भारत की खाप पंचायतें एकजुट होकर सत्यपाल मलिक को सम्मान देंगी और राज्य के सम्मान दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। हरियाणा के खिलाड़ियों और कोच के लिए खेल विभाग खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। विभाग द्वारा खिलाड़ियों का डाइट भत्ता 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं निजी कोच को मिलने वाला मासिक मानदेय बढ़ाकर 40,000 रुपए और 50,000 रुपए तय किया गया है। इससे पहले इन्हें 20,000 से 25,000 रुपए प्रति महीना वेतनमान दिया जा रहा था। सरकार आवासीय खेल अकादमी में ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों का भी डाइट भत्ता बढ़ाएगी। खेल विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सरकार मंथन कर रही है। प्रदेश में 21 आवासीय खेल अकादमियां वर्तमान में संचालित हो रही है, जहाँ खिलाड़ी विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। सरकार द्वारा 8 से 14 साल आयु वर्ग के खिलाड़ियों की मासिक राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। तो वहीं 15 से 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को भी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 3,000 रुपए मासिक राशि दी जाएगी। इस विषय में जानकारी देते हुए खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि वर्तमान में 1500 खेल नर्सरियां संचालित की जा रही है। इनकी संख्या को बढ़ाकर 2,000 किया जा रहा है। इनमें 8 से लेकर 19 वर्ष तक के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के नए कर्मचारियों को राहत देते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की। 2023 और दिसंबर 2024 में जिन कर्मचारियों की पोस्टिंग हुई थी और नौकरी ज्वाइन करने में देरी हुई थी, अब उनकी रुकी हुई सैलरी जारी की जाएगी। सरकार का कहना है कि पुराने कार्यालय से जिस दिन उन्हें रिसीव किया गया था वहीं उनकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाएगी और नौकरी पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी रुकी हुई सैलरी एक साथ दी जाएगी। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साल 2023 में ग्रुप डी के 13,536 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसके लिए सीईटी का आयोजन किया गया था। कुछ कर्मचारियों को नौकरी मिल गई थी, लेकिन उन्हें समय पर ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया। कुछ कर्मचारियों को पुराने विभाग से रिलीव कर दिया गया था, लेकिन नए विभाग में नियुक्ति करवाने में समय लग गया। 9 अप्रैल 2025 को सरकार ने इन कर्मचारियों को अलग अलग जिलों में नियुक्ति देने के आदेश जारी किए थे। नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के कारण कर्मचारियों को जो भी आर्थिक हानि हुई थी, उसकी भरपाई के लिए सरकार ने अब उस समय को भी नौकरी की अवधि में शामिल करने का निर्णय लिया है। साथ ही उस अवधि की सैलरी देने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा को इन दिनों आधुनिक खेती के लिए काफी जाना जाता है। बता दें कि यहाँ के किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की ओर अपना रुख कर रहे हैं। अधिकतर किसान फसलों की खेती कर अच्छी पैदावार के साथ साथ बढ़िया कमाई भी कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के हाथीरा गांव के रहने वाले किसान सुरेंद्र आधुनिक खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी आधुनिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पिछले 5 साल पहले ताइवान पिंक अमरूद की किस्म का बाग लगाया था। यूट्यूब से एक वीडियो देखकर इन्हें ये आधुनिक खेती का आइडिया आया था। इस बाग से वह अब 1 एकड़ में एक साल में आसानी से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। ताइवान पिंक अमरूद को थाई पिंक अमरूद भी कहा जाता है। यह अमरूद न केवल खाने में काफी मीठा होता है, बल्कि इसकी सुगंध भी काफी अच्छी होती है। इस किस्म के पौधे काफी जल्दी फल देने के लिए जाने जाते हैं। कई बार तो रोपण के 6 महीने बाद ही आपको पौधे पर फल दिखाई दे जाते हैं। यह किस्म उच्च पैदावार के लिए जानी जाती है। एक अमरूद का वजन 300 से 600 ग्राम तक आसानी से पहुंच जाता है। इसी वजह से इसकी डिमांड भी काफी अधिक बनी रहती है। इस पौधे को सुरेंद्र सिंह ने आंध्र प्रदेश से मंगवाया था। उसके बाद उन्होंने 2 एकड़ में इसका बाग लगवाया। जब आप इस अमरूद को काटते हैं तो ये अंदर से पिंक कलर का निकलता है। आज किसान सुरेंद्र सिंह इस खेती के जरिए महीने के आसानी से लाखों रुपए कमा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी आधुनिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में 31 अगस्त 2025 तक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप तुरंत इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी देते हुए बताया गया है कि यदि कोई भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने से वंचित रह गया हो या फिर किन्हीं कारणवश बीमा न करवा पाया हो तो उन्हें आवेदन करने का एक और मौका मिल रहा है। जिन किसानों ने कोई भी लोन नहीं लिया है वे 14 अगस्त तक बीमा करवा सकेंगे। तो वहीं इसके विपरीत जिन लोगों ने लोन ले रखा है वे किसान योजना का लाभ 31 अगस्त तक उठा सकेंगे। कृषि कल्याण मंत्रालय की तरफ से तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। किसानों को बीमा करवाने के लिए फसल बुआई प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। ये सभी जानकारी किसानों को पोर्टल पर उपलब्ध करवानी होगी। उसके बाद वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाभ काफी आसानी से उठा पाएंगे। अगर आप भी हरियाणा के भिवानी जिले के आसपास के गांव में रहते हैं तो आज की खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से पिछले महीने की 13 तारीख को जिले के गांव चंदावास, भेरा, खानक, इंद्रावली, मंडाना और मडन में नए 6 उप स्वास्थ्य सेंटर की शुरुआत की गई थी। जल्द ही इनसे जुड़े हुए भवनों का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इसके लिए टेंडर अलॉट कर दिए गए हैं। इन भवनों के निर्माण पर 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान जताया गया है। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से बजट भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य सरकार की तरफ से गांव से जुड़े लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देना और इसे आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को प्राथमिक चिकित्सा या फिर मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी की यात्रा न करनी पड़े। इसी दिशा में उप स्वास्थ्य केंद्र काफी मजबूत आधारशिला साबित होने वाले हैं। इसी सप्ताह देश भर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ को लेकर अब की बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोगों को आसानी से तिरंगा उपलब्ध हो सके, इसके लिए डाकघर भी अब आसानी से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से तिरंगे उपलब्ध करवा रहे हैं। आप अपने जिले के किसी भी डाकघर से 25 रुपए देकर आसानी से तिरंगा खरीद पाएंगे। अम्बाला मंडल में 79 पोस्ट ऑफिस है और सभी जगह पर आपको यह तिरंगा आसानी से मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से भी आसानी से आप ये तिरंगा मंगवा सकते हैं। 25 रुपए में मिलने वाले इस तिरंगे का साइज 20 बाई 30 इंच होने वाला है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी छत पर लगा सकता है। आपको भी अपने घर की छत पर राष्ट्रीय ध्वज अवश्य लगाना चाहिए।
ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बहाली की उम्मीद लगाए बैठे सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। लोकसभा के मानसून सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर आर्थिक दबाव पड़ रहा था, इसलिए एनपीएस लागू किया गया था, जो 1 जनवरी 2004 या फिर उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों को छोड़कर के लिए है। उन्होंने कहा कि एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके सुझावों के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस शुरू की गई है। यह एनपीएस का एक विकल्प है, जिसका मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन देना और योजना को वित्तीय रूप से टिकाऊ रखना है। यूपीएस में परिवार की परिभाषा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कर्मचारियों को गारंटेड पेंशन मिले और फंड की स्थिरता भी बनी रहे। उन्होंने बताया कि यूपीएस के तहत अगर कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की नौकरी की है तो रिटायरमेंट पर उसे पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि नौकरी का समय 25 साल से कम रहता है तो पेंशन उसी अनुपात में कम होगी। कांग्रेस हाईकमान ने मंगलवार देर शाम हरियाणा में अपने जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया। हाईकमान की ओर से जारी लेटर में कुल 32 नाम है। हरियाणा में 11 साल बाद पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष बनाए हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का लेटर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी किया गया। इस लिस्ट में संतोष बेनीवाल इकलौती महिला है। इन्हें सिरसा इकाई की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस हाईकमान ने इससे पहले हरियाणा के सभी जिलों में 30 जून तक अध्यक्ष नियुक्त करने की बात कही थी। उसके बाद यह डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई की, हालांकि जुलाई अंत तक भी जिला अध्यक्षों का ऐलान नहीं किया जा सका। अब पार्टी ने 12 अगस्त को जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी देते हुए बताया गया कि 20,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रशासन की तरफ से नए डीसी रेट लागू करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। डीसी निशांत यादव की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नए डीसी रेट की दरें निर्धारित करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हर साल वैसे तो अप्रैल महीने में ही डीसी रेट में बदलाव कर दिया जाता है, परंतु अब की बार ऐसा नहीं हो पाया। जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से प्रशासन को 15% तक की वृद्धि करने से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है। सरकारी विभागों के साथ साथ निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इन नए डीसी रेट के नियमों का लाभ मिलने वाला है। प्रशासन की तरफ से अलग अलग कैटेगरी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें बेलदार, जिम अटेंडेंट, घर का काम करने वाले, पार्किंग कर्मचारी, सेवादार, सफाई कर्मचारी, गेटकीपर, हेल्पर, क्लीनर, चौकीदार आदि अन्य शामिल हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर रिफाइनरी को निशाना बनाने की धमकी दी। यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त को फ्लोरिडा के टेम्पा में डिनर के दौरान मुनीर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बताया, जिसमें कुरान की आयत के साथ रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की तस्वीर थी। मुनीर ने कहा था, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर ने दावा किया कि हाल के भारत पाक संघर्ष के दौरान उन्होंने इस पोस्ट को जारी करने की मंजूरी दी थी, ताकि भारत को दिखाया जाए कि अगली बार हम क्या करेंगे। इससे हमले की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने सोमवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी का जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। किसी भी मित्र देश की धरती से की गई ये टिप्पणी बेहद खेदजनक है। दुनिया देख सकती है कि ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदाराना है। ये बातें उस देश पर भी शक पैदा करती हैं जहां परमाणु हथियारों का सुरक्षित होना तय नहीं है और सेना का आतंकियों से संबंध माना जाता है।
भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने अपना नया 5G फोन लावा ब्लेज एमोलेड 2 5G लॉन्च कर दिया है। फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 13,499 रुपए रखी है। यह 16 अगस्त 2025 से अमेजन और लावा की ऑफिशियल वेबसाइट पर सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसका मुकाबला Xiaomi, Realme और Vivo के अफोर्डेबल 5G फोन से होगा। ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो स्मूथ विजुअल्स और ब्राइट कलर्स देता है। ये Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और लावा ब्लेज एमोलेड 2 5G में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा Sony IMX 752 सेंसर के साथ दिया गया है। फोन में LED फ्लैश का भी ऑप्शन मिलता है। फोन का फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में पावर बैकअप के लिए लावा ब्लेज 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन को 16 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में उतारा गया है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में करीब 850 अंकों का उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 368 अंक गिरकर 80,236 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 98 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,487 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट रही। मारुति का शेयर 2% से अधिक चढ़ा। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 17 में तेजी और 33 में गिरावट देखने को मिली। NSE के मेटल, फार्मा, IT और मीडिया इंडेक्स में तेजी रही, तो वहीं FMCG, बैंकिंग और रियल्टी इंडेक्स गिरकर बंद हुए। 24 कैरेट सोने का दाम 287 रुपए गिरकर 99,670 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी की कीमत 188 रुपए कम होकर 1,13,313 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,550 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।